हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम शर्मा ई-जेनित एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपन फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, तो अपना कोर्स रिकॉर्ड हो चुका है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हो तो वो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन ई-जेनित एजुकेशन से कोर्स को ख़रीद सकते हैं और आसानी से उसको इजी वे में स्टडी करके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को फाइट कर सकते हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो अपना एक तरीके से प्रमोशनल वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपन यह डिस्कस करेंगे कि अपने पास ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से अपने पास एक्यूरेट 1 या 2 क्वेश्चंस ईच ईयर पूछे जाते हैं। ईच ईयर का मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं अपने पास प्रीवियस ईयर पेपर और जितने भी आगे होने वाले हैं उनमें 101% अपने पास 1 से 2 क्वेश्चन 101% अपने को मिलेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन चैप्टर का नाम बताते हैं कि अपन कौन से चैप्टर में से एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जहां से 1 या 2 क्वेश्चन हर पेपर में पूछे जाते हैं। और आज का अपना टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। सभी परिचित है केमिकल काइनेटिक्स, हिंदी में बोलते हैं इसको रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी इस चैप्टर को आप अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज कि अपने पास 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो वो कौन से टॉपिक हैं और अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन है जो अपने पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले अपन एक नॉर्मल वे में डिस्कस करते हैं कि रासायनिक बलगतिकी होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपना मेन मुद्दा क्या रहेगा कि अपन एक बार टॉपिक के बारे में इनिशियल इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर ले। वो इनिशियल इन्फॉर्मेशन अपने को आगे क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेगी। तो अपने पास 2 वर्ड है, रासायनिक और एक है बलगतिकी। अब रासायनिक बलगतिकी अपने पास होता क्या है, तो देखो ये अपने पास 2 वर्ड से मिलके हुए बना हुआ है, केमिकल प्लस काइनेटिक्स। ठीक है, अब केमिकल प्लस काइनेटिक्स तो यहाँ 2 वर्ड आ गए। एक वर्ड है अपने पास केमिकल वर्ड एंड सेकंड वर्ड है अपने पास काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब क्या होता है और अपने पास काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। यदि इन दोनों वर्डों का अपने को एक्चुअल मीन पता लग जाए तो अपन केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है इसको अपन इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो जुड़िए मेरे साथ। केमिकल का मतलब होता है केमिकल एनर्जी से। केमिकल एनर्जी बोले तो रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा से, ठीक है। और काइनेटिक्स का मतलब होता है स्पीड या फिर मोशन से, जिसको अपन बोलते हैं गति। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एक रासायनिक ऊर्जा किस गति से परिवर्तित होती है। अपन क्या बोल रहे हैं कि एक रासायनिक ऊर्जा किस गति से परिवर्तित होती है, वो अपने पास क्या है, रासायनिक बलगतिकी है, केमिकल काइनेटिक्स है। रासायनिक ऊर्जा किसकी, अब ये तो है नहीं कि मेरी रासायनिक ऊर्जा, आप लोगों की रासायनिक ऊर्जा या फिर इस मार्कर की रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा किसकी परिवर्तित होगी। तो अब रासायनिक ऊर्जा से अपने पास क्या आती है, एक केमिकल रिएक्शन, ओके,
ये केमिकल रिएक्शन आती है और अपने को पता है कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पैरामीटर अपने पास होते हैं। एक होता है अपने पास क्रियाकारक अणु, एक होता है अपने पास उत्पाद अणु। क्रियाकारक अणु को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एंड उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट मॉलिक्यूल। इसका मतलब अपन एक तरफ लिख देते हैं कैपिटल R और एक तरफ लिख देते हैं अपन कैपिटल P। ये अपने पास क्या हो गया, क्रियाकारक, और ये अपने पास हो गया उत्पाद। तो देखो अब इसको और इजी वे में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कि एक क्रियाकारक अणु की रासायनिक ऊर्जा उत्पाद अणुओं की रासायनिक ऊर्जा में किस गति से परिवर्तित होती है, उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, रासायनिक बल गतिकी में किया जाता है। ठीक है, तो अपन अब एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और अपने को पता है कि जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन में टाइम में चेंज जरूर आएगा। कन्फर्म है कि अपने पास एक पैरामीटर टाइम आ गया कि टाइम तो चेंज होगा। भाई 10 सेकंड में इतनी रिएक्शन कंप्लीट हुई, 20 सेकंड में इतनी रिएक्शन कंप्लीट हुई, 30 सेकंड में इतनी रिएक्शन कंप्लीट हुई, 40 सेकंड में इतनी रिएक्शन कंप्लीट हुई। ठीक है, इसका मतलब एक पैरामीटर आ गया अपने पास टाइम। अब इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टाइम के साथ ऐसा क्या चेंज होता है कि अपन उसको रासायनिक बल गतिकी बोल देते हैं। तो वो टर्म आती है अपने पास कंसंट्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन सांद्रता। ठीक है, इसका मतलब डेफिनेशन देखिए क्या बन गई, क्रियाकारक व उत्पाद अणुओं की सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और इस रेट ऑफ रिएक्शन की अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है वो अपने पास क्या हो गया, रासायनिक बल गतिकी हो गया। तो सीधा सा सीधा पिन टू पॉइंट चलते हैं। रासायनिक बल गतिकी क्या है कि भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, वो अपने पास क्या कहलाता है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। ये तो अपने पास इनिशियल इंट्रोडक्शन है किसका, रासायनिक बल गति का, क्योंकि रासायनिक बल गतिकी होती क्या है, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा अभिक्रिया की क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है अपने पास, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब आपके जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कोई सा भी टॉपिक हो, फिजिकल का हो, ऑर्गेनिक का हो, इनऑर्गेनिक का हो, वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका 11-12 बेसिस पे, ठीक है, कुछ पोर्शन यहां से आता है। दूसरा है आपके पास ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है, मतलब बीएससी वाला पोर्शन। ओके, कुछ पोर्शन अपने पास यहां से आता है। और तीसरा है अपने पास पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब एमएससी लेवल का। समझ गए मेरी बात। अपना जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जितना भी पोर्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री का हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हो, तीनों पोर्शन आपके 3 पार्ट में डिवाइड कर रखे हैं। पहला आपका 11-12 पे कुछ पोर्शन पूछा जाता है, सेकंड आपका ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ पूछा जाता है, मतलब बीएससी लेवल पे, थर्ड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, आपका एमएससी लेवल पे पूछा जाता है। तो जैसे अपना ये केमिकल काइनेटिक्स वाला टॉपिक है, चैप्टर है,
ये केमिकल काइनेटिक्स अपना 11-12 का भी रहेगा, ये केमिकल काइनेटिक्स अपना बीएससी लेवल का भी रहेगा, और यही केमिकल काइनेटिक्स अपना पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इस केमिकल काइनेटिक्स में से 11th-12th का पोर्शन कवर होता है 70-80%, ग्रेजुएशन लेवल कंप्लीट होता है 10-15%, और पोस्ट ग्रेजुएशन अपने पास कंप्लीट होता है 5%। ठीक है, इसका मतलब जो ये अपना रासायनिक बल गतिकी है ये 70 से 80% कहाँ से आता है, 11-12 के सिलेबस में से आता है। 10 से 15% कहाँ तक आता है, ये बीएससी लेवल से आता है, और 5% अपने ये एमएससी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल से आता है। तो आज का अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक अपन एक बार स्टार्ट करेंगे पीजी लेवल का, पोस्ट ग्रेजुएशन का 5% में से। और ये बात तय है कि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर के अंदर पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो जो आज का अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो अपना टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन मेथड। सन्निकट मान, ये अपना पीजी लेवल का टॉपिक है और यहां से 101% क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें अपने पास कोई भी शक नहीं है। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड होता क्या है, कब अप्लाई किया जाता है और इसको अपन कैसे करेंगे। तो देखो, जो अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जटिल अभिक्रियाओं के लिए अप्लाई होता है। किसके लिए, जटिल अभिक्रियाओं के लिए लागू होता है। समझ रहे हो मेरी बात, जटिल अभिक्रिया मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। तो अपने पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जटिल अभिक्रिया एक वह अभिक्रिया है जो 2 या 2 से अधिक पदों में पूर्ण होती है। एक पद में पूर्ण नहीं होगी, किस में होगी, वो 2 या 2 से अधिक पदों में वो अपने पास पूर्ण होगी। The reactions which complete in 2 or more than 2 steps, 1, 2 या 2 से अधिक पदों में अपने पास जो अभिक्रियाएं पूर्ण होती हैं वो अपने पास क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, इस अप्रोक्सीमेशन मेथड का अपने को यूज करने की आवश्यकता क्या पड़ी, नीड क्यों पड़ी इसकी नीड इसलिए पड़ी कि जैसे ही एक स्टेप कंप्लीट होगी तो उसका जो उत्पाद होगा वो दूसरी अभिक्रिया दूसरी स्टेप के लिए रिएक्टेंट होगा। जैसे अपन डिस्कस करते हैं कोई भी रिएक्शन है A+B, यहाँ पे अपने पास C प्रोडक्ट बना और A के साथ बना। ठीक है, A+B C प्रोडक्ट बना और A साथ में बना। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये A वापस किसका निर्माण करेगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो देखो मैंने क्या बोला कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी अप्रोक्सीमेशन मेथड की, कि एक स्टेप के लिए वह अणु उत्पाद होगा जबकि दूसरी स्टेप के लिए वही अणु क्या होगा, क्रियाकारक होगा। इसका मतलब एक ऐसा अणु जो उत्पाद में भी सहभागिता निभाता है और जो क्रियाकारक अणु में भी सहभागिता निभाता है उसको अपन बोलते हैं इंटरमीडिएट, हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती। समझ रहे हो मेरी बात, क्या बोलते हैं इसको, ये A क्या हो गया, इंटरमीडिएट, क्योंकि ये रिएक्टेंट में भी है और ये अपने पास प्रोडक्ट में भी है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मध्यवर्ती।
इंटरमीडिएट। अब जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, अभिक्रिया की दर निकालेंगे, तो ये इंटरमीडिएट रेट ऑफ रिएक्शन में आएगा। जैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन में आएगा तो अपने को उस इंटरमीडिएट को रेट ऑफ रिएक्शन में से हटाना है, और उसको हटाने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ते हैं। अब समझ में आया अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है, सन्निकट मान क्या है, कि जैसे ही अपन अभिक्रिया की दर निकालेंगे तो उस अभिक्रिया की दर में अपने पास ये इंटरमीडिएट आएगा, इसकी कंसंट्रेशन आएगी, और जैसे ही इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आती है तो आपको वहां से उसको इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन को हटाना है, विलुप्त करना है। और उसको विलुप्त करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ते हैं। और ये अपने पास दो प्रकार के होते हैं। पहला है अपने पास इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था सन्निकट मान, ठीक है। और दूसरा है अपने पास स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इसको बोलते हैं अवस्था सन्निकट मान। कितने प्रकार के अप्रोक्सीमेशन मेथड आ गए अपने पास, दो प्रकार के अप्रोक्सीमेशन मेथड आ गए। पहला आ गया अपने पास इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड, सेकंड आ गया अपने पास स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। हिंदी में बोलते हैं साम्यावस्था सन्निकट मान, और इसको बोलते हैं अवस्था सन्निकट मान। कन्फर्म है यहां से और यहां से, दोनों से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 101% श्योर है। तो अपन इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं और एक बार इनके एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर अपन देख लेते हैं कि अपने पास प्रीवियस ईयर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन मूव करते हैं किसकी तरफ, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड की तरफ। फर्स्ट मेथड क्या है अपना, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड। इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड है क्या? देखो, अप्रोक्सीमेशन मेथड तो समझ में आया क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट आएगा, उस इंटरमीडिएट को वहां से हटाने के लिए अपने को इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है। तो जो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड है, साम्यावस्था सन्निकट मान है, ये अपने को लगाना है साम्यावस्था स्थिरांक की परिभाषा से। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा थ्योरेटिकली, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तो अपने पास इजीली समझ में आ जाएगा। और इसका अपने पास एग्जाम्पल है x प्लस वाई कन्वर्ट इंटू जेड एंड जेड कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट। ठीक है, अपने पास एग्जाम्पल क्या है, x प्लस वाई कन्वर्ट इंटू जेड एंड जेड कन्वर्ट इंटू प्रोडक्ट। इसके लिए रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K1, इसके लिए रेट कांस्टेंट मान लेते हैं K2, और इसके लिए रेट कांस्टेंट मान लेते हैं अपन K3। ठीक है, ये अपने पास स्लो स्टेप है, ये अपने पास फास्ट स्टेप है। सर अब इस स्लो और फास्ट स्टेप का क्या मतलब है? तो जब दो या दो से अधिक पदों में अभिक्रिया पूर्ण होती है
जटिल अभिक्रियाएं कहलाती है। और जो जटिल अभिक्रियाओं की अपने पास अभिक्रिया की दर है वो निकाली जाती है स्लो स्टेप से। किससे निकाली जाती है? हमेशा स्लो स्टेप से। तो देखो इस स्टेप से इसकी क्या निकालते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो इसकी रेट क्या आएगी अपने पास? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला होता है अपने पास कि जो अभिक्रिया की दर है वो क्रियाकारक अणुओं की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट कौन है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो स्लो स्टेप है ना, इस स्लो स्टेप के लिए रिएक्टेंट कौन है? जेड। तो जो रेट है वो जेड की कंसंट्रेशन के क्या हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपने पास क्या आता है? रेट कांस्टेंट। तो इस रिएक्शन के लिए, इस स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट क्या है? K3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है। तो अब स्लो स्टेप से रेट क्या आई अपने पास? रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट K3 इंटू जेड की कंसंट्रेशन। ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये चेकआउट करना है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है तो कहीं उसमें इंटरमीडिएट स्पीसीज तो नहीं है, मध्यवर्ती तो नहीं है उसके अंदर। यदि मध्यवर्ती है तो अपने को या तो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है या फिर अपने को क्या अप्लाई करना है? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है। तो देखो Z क्या है अपने पास? देखो यहां पे ये क्या है? प्रोडक्ट है। और यहां पे ये क्या है? रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट हो गया, क्योंकि मैंने मध्यवर्ती की आपको डेफिनेशन यही बताई थी कि एक स्टेप में प्रोडक्ट की तरह वर्क करेगा और नेक्स्ट स्टेप के लिए रिएक्टेंट की तरह वर्क करेगा। इसका मतलब अपने को इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है जेड की, और वो जेड की कंसंट्रेशन यदि अपन यहाँ पुट कर देंगे तो फिर अपन देखेंगे कि यहाँ से इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगी, वो अपने पास फाइनली रेट आएगी। ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड से कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड तभी अप्लाई होगा जब अपने पास इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। क्या इस दोनों रिएक्शन में से, दोनों स्टेप में से किसी स्टेप के अंदर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है? जी सर कर रहा है। फर्स्ट स्टेप में कर रहा है, x प्लस वाई कन्वर्ट इनटू जेड में। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K2 है। ठीक है। तो देखो यहां से अपन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यावस्था स्थिरांक की परिभाषा क्या होती है? कैपिटल K इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। अग्र अभिक्रिया के लिए कांस्टेंट नियतांक और पश्च अभिक्रिया के लिए दर नियतांक। और ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये वाली डेफिनेशन इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं, इस पे इतनी इतनी पे। तो इसके लिए ये तो रिएक्टेंट हो गए और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। तो अपन क्या लिख सकते हैं? कैपिटल K इज इक्वल्स टू अग्र अभिक्रिया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है? K1। ठीक है। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है? K2। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या है इक्विलिब्रियम वाली के लिए? Z की कंसंट्रेशन अपॉन में
और इसके लिए रिएक्टेंट क्या है इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के लिए, x एंड y। तो x की कंसंट्रेशन इनटू में y की कंसंट्रेशन, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, K1 अपॉन में K2 इक्वल्स टू Z की कंसंट्रेशन अपॉन में x की कंसंट्रेशन इनटू में y की कंसंट्रेशन। वैल्यू किसकी चाहिए, Z की कंसंट्रेशन की, तो यहां से Z की कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये दोनों इधर मल्टीप्लाई में, तो K1 अपॉन में K2 इनटू में x की कंसंट्रेशन इनटू में y की कंसंट्रेशन, और ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। Z की कंसंट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये वैल्यू यहां रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल रही है, देखो Z की कंसंट्रेशन की वैल्यू यहां पुट करनी है, तो यहां से देखना रेट इज इक्वल्स टू क्या है, K3 कांस्टेंट पहले से, और इस Z की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, K1 अपॉन में K2 x की कंसंट्रेशन इनटू में y की कंसंट्रेशन। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रेट इज इक्वल्स टू K1 K3 अपॉन में K2 x की कंसंट्रेशन इनटू में y की कंसंट्रेशन। ये आ गई अपने पास फाइनली रेट। क्या चेकआउट करना है कि जो अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन आई है कहीं उसमें इंटरमीडिएट तो नहीं है। तो देखो ये सारा टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है भाई, K1 भी कांस्टेंट है, K3 भी कांस्टेंट है और K2 भी कांस्टेंट है। बचा क्या, x की कंसंट्रेशन और y की कंसंट्रेशन। तो देखो x और y इस ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, ओनली रिएक्टेंट है। क्या है, ओनली क्रियाकारक है, ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है। ना तो एक्स वाई प्रोडक्ट में बन रहा है, ना वापिस रिएक्टेंट में काम आ रहा है। इसका मतलब अपन ने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड से, वो अपनी राइट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने पास x की कंसंट्रेशन आ रही है और y की कंसंट्रेशन आ रही है, जो कि अपने पास मध्यवर्ती नहीं है, इंटरमीडिएट स्पीसीज अपने पास ये नहीं है। इसलिए अपना लगाया गया इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या है, सही है। समझ में आया इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड कि अपन कैसे निकालेंगे और इसको कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन। एग्जाम्पल है अपने पास A+A कन्वर्ट इनटू A स्टार प्लस A, और जो अपने पास A स्टार बन रहा है ये अपने पास वापस किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ये K1, ये K2 और ये K3 और ये है अपने पास RDS। ठीक है, तो देखो इस RDS का मतलब क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब दो या दो से अधिक पदों में अभिक्रिया पूर्ण होती है तो या तो स्लो स्टेप से करेंगे, आपको दिया हुआ होगा, या फिर उसके आगे RDS लिखा हुआ होगा, उसका मतलब वो स्लो स्टेप है। ये RDS लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्लो स्टेप है, और ये अपने पास फास्ट स्टेप है। ठीक है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है किसका उपयोग करते हुए, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड का उपयोग करते हुए। तो देखो कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। रेट क्या आएगी अपने पास, इस स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट क्या है, K3, और रिएक्टेंट क्या है, A स्टार की कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर
फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब देखो ये ए स्टार यहां भी है और ये ए स्टार यहां भी है। इसका मतलब ये एक जगह प्रोडक्ट का काम कर रहा है, दूसरी जगह ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है। तो ये अपने पास क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। अब जब ये इंटरमीडिएट हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन पे क्या अप्लाई करेंगे अपन, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डेफिनेशन क्या बोलती है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है, स्मॉल k1, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कितना है, स्मॉल k2, और इस वाली रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या है, ए स्टार और ए, और रिएक्टेंट क्या है, ए। तो अपन क्या लिखेंगे, ए स्टार की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन अपॉन में ए की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन। वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्टार की। तो क्या लिख सकते हैं, K1 अपॉन में K2 इज इक्वल्स टू ए स्टार की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ए की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन। एक ए की कंसंट्रेशन से एक ए की कंसंट्रेशन कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा अपने पास, K1 अपॉन में K2 इज इक्वल्स टू ए स्टार की कंसंट्रेशन अपॉन में ए की कंसंट्रेशन। तो यहां से फाइनली ए स्टार की कंसंट्रेशन क्या आएगी, ये K1 अपॉन में K2 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई ए की कंसंट्रेशन। ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये ए स्टार की कंसंट्रेशन की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, तो फाइनली रेट क्या आ जाएगी, K3 इनटू में K1 अपॉन में K2 इनटू में ए की कंसंट्रेशन। ये आ गई अपने पास फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन आई है तो इसमें आप एक बार चेकआउट कर लीजिए कि कहीं इंटरमीडिएट स्पीसीज की कंसंट्रेशन तो नहीं है। तो देखो K3 कांस्टेंट है, K1 कांस्टेंट है, K2 कांस्टेंट है और A की कंसंट्रेशन आ रही है, और A अपने पास क्या है, ओनली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। प्रोडक्ट में भी बन रहा है लेकिन ये वापस यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये अपने पास इंटरमीडिएट नहीं है। यदि ये इंटरमीडिएट नहीं है तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि ये इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई किया हुआ सही है, और इस रिएक्शन के लिए फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, ये वाली आएगी। इस तरीके से आपको इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है। ओके, अब अपन अपना सेकंड अप्रोक्सीमेशन मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। क्या, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो देखो जैसे अपन ने इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई किया, तो इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या था अपने पास, भाई अपने पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन से अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, वहां से अपन ने इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाली। तो वैसे ही स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या कहता है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड कहता है कि एक ऐसा टाइम इंटरवल जरूर आएगा जहां पे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन क्या होगी, अपने पास कांस्टेंट होगी। इस डायग्राम से समझो,
वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, एक्स एक्सिस पे टाइम है, ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है। देखो फर्स्ट क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम स्पेंड हो रहा है वैसे वैसे रिएक्शन कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फिर क्या हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, और फिर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो स्टेडी स्टेट ने क्या बोला कि एक ऐसा टाइम इंटरवल आएगा, एक ऐसा समय अंतराल आएगा जहां पे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, और इसने बोला कि उस कांस्टेंट का अवकलज शून्य के बराबर होता है। अर्थात इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, d/dt ऑफ इंटरमीडिएट इक्वल टू 0। समझ रहे हो मेरी बात, कि अपने को इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन में समय के साथ जो परिवर्तन होगा वो निकालनी है, उसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है, वहाँ से उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, और वो फाइनली अपने को रेट ऑफ रिएक्शन में रखनी है। तो अपना स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। जो अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था ये वाला, इसी एग्जाम्पल पे अपन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं, और अपन यहाँ से देखेंगे कि अपने पास अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन आएगी। इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड से अलग रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड से अलग आएगी। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में जब तक आपको यह नहीं बोले कि इस मेथड से करो तब तक आपको कुछ कोई सा भी मेथड अप्लाई नहीं करना है। एग्जाम में दिया हुआ आएगा कि इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है या फिर अपने पास क्या अप्लाई करना है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है। तो इसी एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं अपन। देखना एग्जाम्पल क्या है अपने पास, एग्जाम्पल है a प्लस ए K1 K2 A स्टार प्लस ए, और इधर है A स्टार K3, ये अपने पास RDS, और ये अपने पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, पिछले वाला ही एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल के लिए अपन ने क्या अप्लाई किया था, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई किया था, और इसी के लिए अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो तो इसमें सेम रहेगी, क्या कि सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगी, रेट इज इक्वल्स टू स्लो स्टेप से K3 इंटू ए स्टार की कंसंट्रेशन, यही आएगी। यहां तक आने के बाद आपको वापस देखना है कि कहीं रेट ऑफ रिएक्शन में इंटरमीडिएट तो नहीं आ रहा। यदि इंटरमीडिएट आ रहा है तो आपको क्या अप्लाई करना है, अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई करना है। दो अप्रोक्सीमेशन मेथड है, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड अपन ने कर लिया, और अब अपन कौन सा करेंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो देखो अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाएंगे कैसे। इस स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड में आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है। जैसे मैंने साम्यावस्था सन्निकट मान के बारे में क्या बताया, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड के बारे में क्या बताया, कि सिर्फ वह स्टेप शामिल होगी जिसमें साम्य अवस्था है, लेकिन इसमें वह सारी स्टेप इन्वॉल्व होगी, शामिल होगी जिसमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात, जिसमें इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन आ रही है। इंटरमीडिएट कौन है, ए स्टार है, यहाँ पे भी ए स्टार है। तो अपन इसकी डेफिनेशन क्या है कि अपने को d/dt ऑफ इंटरमीडिएट किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। तो सबसे पहले अपन d/dt ऑफ इंटरमीडिएट क्या है अपने पास, ए स्टार। तो d/dt ऑफ ए स्टार की वैल्यू निकालते हैं अपन सबसे पहले।
और इस ए स्टार की वैल्यू देखो निकालेंगे कैसे। यहाँ पे दो चीजें और याद रखनी है कि यदि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है तो साइन पॉजिटिव आएगा, और यदि इंटरमीडिएट का डीकम्पोजिशन हो रहा है तो साइन अपने पास नेगेटिव आएगा। बस दो ही चीजें याद रखनी है, सारी स्टेप को इन्वॉल्व करनी है जिसमें इंटरमीडिएट डीकम्पोज हो रहा है और फॉर्मेशन हो रहा है। यदि फॉर्मेशन है इंटरमीडिएट का तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, और यदि डीकम्पोजिशन हो रहा है तो साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, ये वाली फॉरवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है, K1, रेट लिखेंगे अपन, रेट कांस्टेंट क्या आ गया, K1, और साथ में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस वाली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन से हैं, ये वाले, तो अपन क्या लिखेंगे, ए की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन। और देखो ए स्टार का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्ट की जगह आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर्मेशन है, और जब फॉर्मेशन हो रहा है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। इस वाली रिएक्शन के लिए देखते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है, K2। ठीक है, और अब ये देखो रिएक्टेंट हो गए ये, जब ये रिएक्शन इधर चल रही है तो ये तो हो गए रिएक्टेंट और ये क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या आएंगे, ए स्टार की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन। और देखो कि जब ये रिएक्शन यूं चल रही है, बैकवर्ड फर्स्ट दिशा में चल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो ए स्टार डीकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। फर्दर देखो थर्ड स्टेप में वापिस अपने पास इंटरमीडिएट है, ये रहा, ये वापिस क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, तो साइन कैसा आएगा, माइनस। रेट कांस्टेंट क्या है, K3, और अपने पास रिएक्टेंट क्या है, ए स्टार की कंसंट्रेशन। क्या और कोई स्टेप बची है जिसके अंदर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है, नहीं बची, तो अपना काम खत्म। अपन ने इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकाल ली और इसको किसके बराबर पुट करना है, 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, अब देखो इस पूरी टर्म को 0 के बराबर करेंगे तो क्या लिखेंगे, K1, यहां से क्या लिख सकता हूं, ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर माइनस का K2, ए स्टार की कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन माइनस K3, ए स्टार की कंसंट्रेशन, और इसको किसके बराबर करना है, 0 के बराबर। देखो ए स्टार यहाँ पे भी है, ए स्टार यहाँ पे भी है, इन दोनों को इधर भेज देते हैं, क्या आएगा, K1 ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, K2 ए स्टार की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन प्लस K3 ए स्टार की कंसंट्रेशन। ठीक है, ए स्टार की कंसंट्रेशन कॉमन आ जाएगी क्या, तो यहां से क्या आएगा, K1 ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ए स्टार की कंसंट्रेशन यहां से कॉमन आएगी तो क्या बचेगा, K2 ए की कंसंट्रेशन प्लस में K3, और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, ए स्टार की कंसंट्रेशन की, तो ए स्टार की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, ये पूरा डिवाइड में आ जाएगा, K1 ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में K3 प्लस K2 इंटू ए की कंसंट्रेशन। ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद अपन ने ए स्टार की कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं अपन, रेट इज इक्वल्स टू K3, और ए स्टार की कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, K1 इंटू ए की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में K3 प्लस K2 इंटू ए की कंसंट्रेशन। ठीक है,
तो इसको एक बार अपन जनरलाइज वे में लिख देते हैं क्या, K1 K3 एक ही कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में K3 प्लस K2 इंटू एक ही कंसंट्रेशन। ये अपने पास आ गया फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इस रेट ऑफ रिएक्शन में देखना है अपने को कि कहीं अपने पास इंटरमीडिएट स्पीसीज तो नहीं है। तो देखो K1 कांस्टेंट, K3 कांस्टेंट, K3 कांस्टेंट, K2 कांस्टेंट, एक ही कंसंट्रेशन है और एक ही कंसंट्रेशन है, और A अपने पास क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट स्पीसीज नहीं है, और इंटरमीडिएट स्पीसीज नहीं है तो अपना आंसर क्या है, सही है। समझ में आई मेरी बात कि अपन ने जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली है वो अपने पास क्या है, सही है। ठीक है, तो ये था अपने पास स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। कुछ नहीं करना है, बस अपने को इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालनी है, 0 के बराबर पुट करना है। दो स्टेटमेंट याद रखने हैं, कौन कौन से, यदि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन है, यदि बन रहा है, तब साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यदि इंटरमीडिएट का डीकंपोजिशन है, डीकंपोजिशन है, तब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। बस ये दो बात याद रखनी है, बाकी अपने को रेट ऑफ रिएक्शन वाला मेथड अप्लाई करके इसको फाइंड आउट करना है। तो ये था अपने पास इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड और स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब प्रीवियस ईयर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आरपीएससी 2015 फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर लगा था उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है अपने पास, क्वेश्चन है एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाविधि, जैसा कि अपन ने ऐसे डिस्कस किया था, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, अवस्था सन्निकट मान, और अपन ने इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन मेथड दोनों डिस्कस किए थे। अब इनसे रिलेटेड अपने पास 2000 आरपीएससी 2015 में और आरपीएससी 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं। अपन वो करते हैं, देखते हैं कि अपने को किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और अपने को किस तरीके से डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने क्वेश्चन है, एंजाइम उत्प्रेरित क्रियाविधि आपको दे रखी है E+S कन्वर्ट इनटू ES, और फिर आपको दे रखा है आगे कि ES है वो वापस किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल की सांद्रता है। किसकी सांद्रता पूछ रहा है आपको, ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल ये है, जो ES बना हुआ है वो अपने पास क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है। तो देखो इक्विलिब्रियम भी दिया हुआ है, और अपने पास इसके ऊपर यदि अपन स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तब भी आंसर निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये चेक करना है कि इसने दे नहीं रखा ना कि कौन सा यूज करना है, तो अपने को यदि नहीं दे रखा हो तो ऐसे अप्लाई करना है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन अपने को अप्लाई करना है, अवस्था सन्निकट मान का उपयोग करते हुए अपने को आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर निकालते हैं अपन। रिएक्शन क्या है अपने पास, E+S कन्वर्ट इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फर्दर कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है Ka, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है K',
और आपके पास प्रोडक्ट जिसमें फॉर्मेशन हो रहा है उसका क्या दे रखा है आपको, रेट कांस्टेंट Kb, और पूछ क्या रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल की सांद्रता आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, रेट निकालोगे, और रेट कहां से निकालोगे, ये स्लो स्टेप है, यहां से निकालोगे। तो रेट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और ES की कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आपको देखो ES है वो एक इंटरमीडिएट की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, मध्यवर्ती की तरह। तो अपने को इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो अपन निकालते हैं d/dt ऑफ ES की कंसंट्रेशन। ओके, तो अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे, Ka, और इसके रिएक्टेंट कौन है, E की कंसंट्रेशन इनटू में S की कंसंट्रेशन। जब अपन बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन हो रहा है, तो माइनस साइन। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना है, K', और यहां पे क्या आएगा, ES की कंसंट्रेशन। ओके, थर्ड स्टेप में वापिस ये क्या हो रहा है, डीकंपोज हो रहा है, तो माइनस Kb, और इसके लिए रिएक्टेंट क्या है, ES की कंसंट्रेशन। और अपने को किसके इक्वल करना है इसको, 0 के इक्वल। तो अपन क्या लिख सकते हैं, Ka E की कंसंट्रेशन, S की कंसंट्रेशन, माइनस K', ES की कंसंट्रेशन, माइनस का Kb, ES की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों टर्म को इधर भेज देते हैं क्योंकि यहाँ पे ES है, तो यहाँ पे क्या आएगा, Ka E की कंसंट्रेशन, S की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, ये प्लस के हो जाएंगे दोनों, प्लस का Kb ES की कंसंट्रेशन, Ka E की कंसंट्रेशन, S की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, ES की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, कॉमन, और यहां पे अंदर रह जाएगा K' प्लस में Kb, और यहां से ES की कंसंट्रेशन क्या निकल के आएगी, Ka अपॉन में K' प्लस Kb इंटू में E की कंसंट्रेशन इंटू में S की कंसंट्रेशन। अपने पास क्या निकल के आया है, ये वाला एक्सप्रेशन निकल के आया है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये, कि एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल की सांद्रता क्या है। किसकी पूछी है, एंजाइम सबस्ट्रेट, ES की कंसंट्रेशन पूछी है, ना कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है। और ES की कंसंट्रेशन अपने पास कितनी आई है, Ka अपॉन में K' प्लस Kb E की कंसंट्रेशन इंटू में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। और जब आप रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो ये वैल्यू यहां रखोगे तो साथ में ये Kb भी आएगा। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वो आपको फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है या फिर आपको एंजाइम सबस्ट्रेट या फिर इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो अपना फाइनल आंसर क्या है, ये वाला। और अपन देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन है। देखो Ka अपॉन में K' प्लस Kb E की कंसंट्रेशन इंटू में S की कंसंट्रेशन, ये अपने पास क्या है इसका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात क्या थी, ध्यान देने की बात ये थी कि ये आपको रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा। रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या निकल के आ रही थी, Kb इंटू में ES की कंसंट्रेशन, और ES की कंसंट्रेशन आपके पास क्या आई है, Ka अपॉन में K' प्लस Kb E की कंसंट्रेशन इंटू में S की कंसंट्रेशन। अब आप जल्दबाजी में क्या करते हो, ये ES का मान यहां पुट कर देते हो क्योंकि अपन ने कॉन्सेप्ट यही पढ़ा है। तो फाइनली रेट क्या आएगी अपने पास, Kb इंटू में Ka अपॉन में
के डेस ए प्लस के बी इंटू में ई की कंसंट्रेशन, एस की कंसंट्रेशन, यही आएगी। सर इसमें तो ये ऑप्शन है ही नहीं भाई, अपने को रेट ऑफ रिएक्शन पूछी नहीं है, अभिक्रिया की दर पूछी नहीं है। अगले ने साफ बोल रखा है कि इस अभिक्रिया के अंदर एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल, जो ये ES बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल बोलते हैं। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा है। इसकी कंसंट्रेशन अपने पास ये रही, जो किससे मैच करता है, बी ऑप्शन से मैच करता है। इस तरीके से अपने को पूरा फोकस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे करके रखना है कि वो पूछ किसके बारे में रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है आरपीएससी 2015 में, और यहां से 101% क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित क्रियाविधि में SH प्लस कंसंट्रेशन के लिए स्थायी अवस्था सन्निकटन लगाने पर उत्पाद के बनने की दर, देखो यहां पे किसके पूछ रहा है, उत्पाद के बनने की दर पूछ रहा है। इसका मतलब यहां पे इसने रेट ऑफ रिएक्शन पूछी है, यहां पे इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं पूछी। यहां पे डायरेक्ट क्या पूछ रहा है, रेट की वैल्यू पूछ रहा है आपके पास कि रेट कितनी आएगी। ठीक है, ये आपको दे रखी है। ठीक है, रिएक्शन दे रखी है, और जब आपके पास रिएक्शन दे रखी है तो यहां पे देखो इसमें थोड़ा सा मिसमैच है, ये आएगा K1 और ये अपने पास आएगा K इनवर्स। ठीक है, और अपने को क्या बोल रहा है कि SH प्लस के बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो ये एक बार अपन रिएक्शन लिख लेते हैं, इस पर SS से अप्लाई करते हैं, और SS से अप्लाई करने के बाद अपन इसको आगे करते हैं। ठीक है, रिएक्शन है अपने पास SH प्लस A S प्लस AH पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू SH पॉजिटिव प्लस A। फर्स्ट स्टेप अपने को ये दे रखी है, और सेकंड स्टेप दे रखी है SH प्लस प्लस A SH प्लस प्लस A, इसका रेट कांस्टेंट दे रखा है K2, और ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, और प्लस में AH प्लस का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, ये अपने को रिएक्शन दे रखी है, और इस पे अगले ने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि SS से ही अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन ये RDS दे रखी है अपने को, तो K2 इंटू में SH प्लस की कंसंट्रेशन और इंटू में A की कंसंट्रेशन, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके लिए ये रिएक्टेंट हो जाएंगे दोनों। अब अपने को क्या करना है, देखो A अपने पास क्या है, इंटरमीडिएट नहीं है, और A इंटरमीडिएट नहीं है, तो अपने को किसकी कंसंट्रेशन पे अप्लाई करना है, SH प्लस की कंसंट्रेशन पे अपने को अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो अपन करते हैं SH प्लस की कंसंट्रेशन पे SS से अप्लाई। क्या है अपने पास, फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, K1 S की कंसंट्रेशन इंटू में AH प्लस की कंसंट्रेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप में SH प्लस क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तो माइनस का K इनवर्स SH प्लस की कंसंट्रेशन। थर्ड स्टेप में वापस डिकम्पोज हो रहा है, तो माइनस K2 SH प्लस की कंसंट्रेशन इंटू में A की कंसंट्रेशन। ओके, और इसको किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। SH प्लस की कंसंट्रेशन यहां पे भी है, SH प्लस की कंसंट्रेशन यहां पे भी है, इन दोनों को ले जाते हैं उधर, तो K1 S की कंसंट्रेशन AH प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू
के इनवर्स एस एच प्लस की कंसंट्रेशन प्लस K2 एस एच प्लस की कंसंट्रेशन इनटू में ए की कंसंट्रेशन, K1 एस की कंसंट्रेशन AH प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू, यहां पे क्या बचेगा देखो, K इनवर्स प्लस K2 A की कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि अपन ने SH प्लस की कंसंट्रेशन क्या ले ली, कॉमन ले ली। तो यहां से SH प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आएगी अपने पास, ये आ जाएगा K1 K इनवर्स प्लस K2 A की कंसंट्रेशन, और इनटू में ये क्या आएगा, S की कंसंट्रेशन इनटू में AH प्लस की कंसंट्रेशन। और ये वैल्यू अपने को कहां पुट करनी है, यहां पुट करनी है। तो फाइनली अपने पास रेट क्या आएगी, रेट आएगी अपने पास फाइनली K2 K1 S की कंसंट्रेशन AH प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में K इनवर्स प्लस K2 A की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये ऑप्शन अपने पास कहां पे है, इस ऑप्शन को देखो कहां पे है ये ऑप्शन अपने पास, कौन सा, K2 K1 S की कंसंट्रेशन AH प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन में K इनवर्स प्लस K2 A की कंसंट्रेशन। कहां पे अपने पास, ये रहा, यहां पे थोड़ा सा ये मिसमैच है, A की कंसंट्रेशन और यहां पे ये रेट इज इक्वल्स टू। तो अपने पास रेट क्या आई, अपने पास रेट ये वाली आ गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा, क्या, ये वाला। तो आपको सिर्फ एसएस से ही अप्लाई करना था, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ही आपको अप्लाई करना था। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन मेथड से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है और आपको धैर्य रखते हुए आंसर निकालना है। आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। ओके, तो आप ऐसे ही शॉर्टकट मेथड के लिए या फिर कौन से टॉपिक में से कहां से 101% क्वेश्चन आता है, इसको जानने के लिए ई एजुकेशन, जेनिथ एजुकेशन ऐप पर आप बने रहिए, कोर्स खरीदिए, पढ़िए। नहीं समझ में आता है, अपन लाइव क्लास भी अरेंज करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास बेल आइकन दबाइए, और जैसे ही आपके पास ऐसे कॉन्सेप्ट और आएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।